हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे जीरोस के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे सिंगुलरिटी एंड इट्स टाइप्स। ओके, तो जीरोस में क्या होता है कि एफजेड बी ए एनालिटिक फंक्शन। ऐसा नहीं है कि ये हम कॉम्प्लेक्स की बात करें, इसके लिए यहाँ पे मैंने लिखा है एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, अब कोई भी फंक्शन आपको इक्वेशन दिया गया, ठीक है, उसमें एफ जेड बी एनालिटिक फंक्शन, उसमें अगर एफ ऑफ जेड नॉट इक्वल्स टू जीरो, क्या बोला गया है कि एफ जेड नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो क्या होता है, जो हमारा फंक्शन होता है वो जीरो हो जाए तो उससे हम क्या बोलते हैं, जो उसकी वैल्यू मिली उसे हम बोलते हैं जीरो ऑफ अ फंक्शन। फॉर द एग्जाम्पल ऑफ कि एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड माइनस टू ले लू। ठीक है, ये आपका एक एनालिटिक फंक्शन है कि एफ जेड इक्वल्स टू जेड माइनस टू। तो यहाँ पे अगर मैं जेड की वैल्यू टू रखू तो क्या होगा, टू माइनस टू इक्वल्स टू जीरो, राइट। तो जेड इक्वल्स टू टू जो है वो क्या होगा, टू इज अ जीरो ऑफ अ फंक्शन। तो ये जो टू है वो जीरो ऑफ अ फंक्शन, ये जो हमारा फंक्शन है उसका जीरो है। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं कि एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड माइनस वन एंड जेड माइनस थ्री है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे अगर z इक्वल्स टू वन लू तो ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ऐसे ही अगर z इक्वल्स टू थ्री लू तो भी ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि z इक्वल्स टू वन एंड थ्री आर जीरोज ऑफ द फंक्शन। तो ये दोनों के दोनों क्या है, फंक्शन के जीरोज है। चलो, अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वो है सिंगुलरिटी। सिंगुलरिटी कि सिंगुलरिटी में क्या होता है कि एफ ऑफ जेड इज ए एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन, ठीक है, एंड जेड जीरो नॉट इज अ नॉन एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक क्या है कि एफ ऑफ जेड है वो एनालिटिक है, उसमें से जो एक पॉइंट, ठीक है, वो नॉन एनालिटिक है। जो वो पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, जेड जीरो बोलते हैं, जेड नॉट बोलते हैं। इट्स अ सिंगुलर पॉइंट, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर पॉइंट जो नॉन एनालिटिक है उसे हम बोलते हैं सिंगुलरिटी। अ पॉइंट जेड जीरो एट विच अ फंक्शन f of z is not analytic is known as singularity। कि f of z पूरा एनालिटिक फंक्शन है, उसमें से एक ऐसा पॉइंट, ठीक है, जो नॉन एनालिटिक है, एक सिंगुलर पॉइंट जो नॉन एनालिटिक है उसे हम क्या बोलते हैं, सिंगुलरिटी बोलते हैं। अब सिंगुलरिटी के फोर टाइप्स है। फर्स्ट वन इज अ आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। फिर सेकंड है रिमूवेबल सिंगुलरिटी। थर्ड वन is initial singularity, and fourth one is a pole। चलो, पोल्स, ठीक है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं आइसोलेटेड सिंगुलरिटी की। तो क्या होता है, इफ अ फंक्शन, मैं लिखती हूं, इफ अ function fz is analytic at every point in the neighborhood of a point z naught except z naught, then it is called isolated singularity। अब यहाँ पे आपको जो टाइप्स है उसमें ही आपको बोला है आइसोलेटेड,
सिंगुलरिटी, ठीक है, कि आपको एक फंक्शन एफ ऑफ जेड है। फॉर द एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 1/z-2 एंड z-3, ठीक है। तो ये फंक्शन एक ऐसा हम z0 ले ले कि आपका z इक्वल्स टू 2 है, ठीक है। ये सिंगुलरिटी है कि इसकी वजह से ये आपका जो एफ ऑफ जेड है वो 0 हो जाएगा, राइट। तो ये एक 0 ले लेती हूँ। अब इसकी रेंज में एक पॉइंट यहाँ पे सर्कल पे रखूँ और यहाँ से मैं 1/2 रेडियस का अगर मैं सर्कल ड्रॉ करूँ तो आपको एक सिंगुलर पॉइंट मिलेगा, ठीक है। कौन सा सिंगुलर पॉइंट मिलेगा? जहां पे 3 नहीं आएगा, राइट। यहाँ पे 2 जीरोस होंगे 2 एंड 3, लेकिन 2 इज अ सिंगुलर पॉइंट। उसे हम क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड सिंगुलरिटी बोलते हैं। जैसे कि एक दूसरा एग्जांपल, एक क्लोज फिगर है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे है, तो ये बाकी सभी जगह पे ये एनालिटिक है, लेकिन ये z0 जो है वहां पे एक सिंगुलर ये पॉइंट है जहां पे ये एनालिटिक नहीं है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? आइसोलेटेड सिंगुलरिटी बोलेंगे, ठीक है। चलो अब हम सेकेंड बात करते हैं, रिमूवेबल सिंगुलरिटी। रिमूवेबल सिंगुलरिटी मतलब क्या? कि रिमूव किया जा सकता है, राइट। फंक्शन को रिमूव किया जा सकता है, उसे हम रिमूवेबल सिंगुलरिटी बोलते हैं। कि इफ एफ ऑफ जेड इज नॉट डिफाइंड एट जेड इक्वल्स टू जेड नॉट, बट मतलब कि जो हमारा एफ ऑफ जेड है वो डिफाइंड नहीं है, मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, राइट। लेकिन लिमिट z टेंड्स टू z0 एफ ऑफ z एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब वो तो पुराना तो रिमूव ही हो गया, अब मैंने यहाँ पे लिमिट लगाई, वो एग्जिस्ट कर रहा है। देन z इक्वल्स टू z0 z0 इज कॉल्ड रिमूवेबल सिंगुलरिटी, ठीक है। फॉर द एग्जाम्पल आपका एफ ऑफ जेड है साइन जेड अपॉन जेड, ये डिफाइन नहीं कर रहा है, राइट, है ना, ये डिफाइन नहीं है। लेकिन मैं अगर लिमिट टेंस जेड टेंस टू z0 साइन जेड अपॉन जेड, ये क्या है? इक्वल्स टू 1 आएगा, राइट, है ना। तो ये डिफाइन कर रहा है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिमूवेबल सिंगुलरिटी बोलते हैं। हमने ये पुराने वाले रिमूव करके नया लगा दिया, यहाँ पे जो हमारी लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है, राइट। तो z इक्वल टू z0 हो गया, तो इसे हम बोलते हैं रिमूवेबल सिंगुलरिटी। चलो थर्ड टाइप की बात करते हैं, इनिशियल सिंगुलरिटी। तो इसमें क्या होगा कि ऐसे फंक्शन हो जिसमें हम रिमूव नहीं कर सकते, ऐसे फंक्शन हो जिसमें हम रिमूव नहीं कर सकते, उसे हम इनिशियल सिंगुलरिटी बोलते हैं। डिफाइन देखते हैं, इफ अ फंक्शन कंटेन्स infinite terms, then singularity at z equals to z0 is called initial singularity। जहां पे आप देखो, यहाँ रिमूवेबल में क्या था, ये रहा ऊपर, ये कि इसमें जो हमारी लिमिट थी वो डिफाइन हो रही है, मतलब एग्जिस्ट हो रही है। लेकिन इनिशियल में क्या होगा कि हम जब लिमिट भी लगाएंगे इस पर z टेंड्स टू f ऑफ x, तो वो इनफाइनाइट या नॉट डिफाइन होगी। क्या होगी? नॉट डिफाइंड एंड नॉट एग्जिस्ट होगी। क्या होगी? नॉट डिफाइंड एंड नॉट एग्जिस्ट होगी। तो ऐसे जो भी फंक्शन होंगे उसे हम क्या बोलेंगे? इनिशियल सिंगुलरिटी बोलेंगे। फॉर द एग्जाम्पल ऑफ एफ ऑफ जेड साइन 1/z-1 है, ठीक है। तो इसका अगर मैं एक्सपेंशन करूं तो 1/z-1 माइनस 1/3 फैक्टोरियल 1/z-1 क्यूब प्लस 1/5 फैक्टोरियल इंटू 1/z-1 रेज़ टू 5 माइनस अप टू 1, राइट। तो इसमें आप देख सकते हो कि
यहाँ पे जो हमारी लिमिट अगर मैं लगाऊं तो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं होगी क्योंकि ये बढ़ रहा है, राइट। तो देख सकते हो आप, यहाँ पे 3 क्यूब है, यहाँ पे 5 है, तो क्या होगा, यहाँ पे बढ़ रहा है, मतलब ये डिफाइन नहीं हो रहा है। तो ऐसे इसको हम क्या बोलेंगे, इनिशियल सिंगुलरिटी बोलेंगे। एंड लास्ट बात करते हैं पोल्स के बारे में। अ पॉइंट A0 is said to be pole of order m of function fz if limit z tends to A0 z minus A0 upon m f of z is finite and exist। क्या बोला है कि अ पॉइंट, आपके पास पॉइंट है A0 इज सेड टू बी अ पोल, उसे हम पोल बोल सकते हैं, लेकिन कब, जब उसका ऑर्डर m हो ऑफ अ फंक्शन f ऑफ z का ऑर्डर m हो एंड लिमिट x टेंड्स टू A0 z माइनस A0 अपॉन m f ऑफ z इज अ फाइनाइट एंड एग्जिस्ट कर रहा हो, तब भी हम बोल सकते हैं कि वो पोल है। फॉर द एग्जाम्पल लेते हैं कि 2 अपॉन z लेते हैं, z अपॉन z माइनस 2 z माइनस 3 का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये इसकी सिंगुलर पॉइंट कौन कौन से होंगे, z इक्वल टू 2 एंड 3 होंगे, राइट। सिंगुलर पॉइंट ऑफ f ऑफ z, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे लिमिट लगाऊ z टेंस टू 2, पहले 2 लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, z माइनस 2 इंटू एफ ऑफ z, राइट, इक्वल्स टू z टेंस टू 2 z माइनस 2 इंटू z अपॉन z माइनस 2 z माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये तो कट हो जाएगा। अब लिमिट अप्लाई करो तो 2 अपॉन 2 माइनस 3 का स्क्वायर, तो क्या होगा, 2 आंसर आएगा, राइट। तो क्या मिला, z इक्वल्स टू 2, ऑर्डर क्या है, 1 है ना, यहाँ पे ऑर्डर 1 होगा। तो क्या होगा कि z इक्वल्स टू 2 1 का पोल है। ऐसे हम पोल भी फाइंड कर सकते हैं। ऐसे अगर z लिमिट z टेंस टू 3 लगाऊ तो क्या हो, z माइनस 3 अपॉन स्क्वायर आ जाएगा, राइट, इंटू एफ ऑफ z, है ना। तो जो भी आंसर आएगा वो एग्जिस्ट करना चाहिए एंड फाइनाइट होना चाहिए, तब भी हम उसके पोल्स फाइंड कर सकते हैं। चलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं रेसिड्यू एट पोल्स के बारे में, ठीक है। तो उसमें हम पहले डिफाइन पढ़ते हैं कि उसकी डिफाइन क्या है, वो कि लेट पॉइंट z0 इज अ पोल। क्या बोला गया है कि z0 है वो पोल है ऑफ f ऑफ z, देन क्या है कि f ऑफ z का ये पॉइंट पोल क्या है, z0 है। रेसिड्यू ऑफ f of z at pole z0 is denoted by रेसिड्यू z0। इसे हम डिनोटेड कर सकते हैं ऐसे, रेसिड्यू z0 एंड डिफाइंड एज रेसिड्यू z0 which equals to 1 upon 2 pi I c integral f of z into dz, where c is a closed curve containing pole z0। क्या बोला गया है कि ये जो z0 है वो f ऑफ z का क्या है, पोल है, ठीक है। तो हमारा जो रेसिड्यू होगा ऑफ f ऑफ z एट पोल, कौन से पोल पर, z0 पर, इज डिनोटेड बाय, उसे हम डिनोट कर सकते हैं रेसिड्यू z0 एंड डिफाइन उसको हम कर सकते हैं रेसिड्यू z0 विच इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रल c f ऑफ z इनटू dz, जहाँ पे जो c है वो क्लोज कर्व है जो कंटेनिंग पोल, जो हमारा जो पोल है उसको कंटेनिंग करता है। ये स्टूडेंट्स हो गए थियोरी की बात। अब हम प्रैक्टिकल के बारे में बात करते हैं कि अगर आपके पास एक कोई फंक्शन दिया गया हो तो उसमें हमें रेसिड्यू कैसे फाइंड करना है उसके बारे में, ठीक है। तो एग्जांपल्स,
उससे पहले हम वर्किंग रूल देख लेंगे, वर्किंग रूल ऑफ रेसिड्यू। तो फर्स्ट वन इज एट सिंपल पोल, एट सिंपल पोल रेसिड्यू z नॉट विच इक्वल्स टू लिमिट z टेंड्स टू z0 z माइनस z0 इंटू एफ ऑफ z। अब सिंपल पोल मतलब क्या, जब हमने पोल में पढ़ा था राइट कि जो हम पोल्स फाइंड करते हैं वो एक भी होता है और एक से ज्यादा भी होता है राइट। तो उसमें जब उसका ऑर्डर 1 हो, किसका, पोल का अगर ऑर्डर 1 हो, कोई भी फंक्शन में जब हम पोल फाइंड करें उसमें अगर ऑर्डर 1 हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल पोल बोलते हैं राइट। और जब उसका ऑर्डर 2 हो राइट तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर m या ऑर्डर 2 बोलते हैं। तो अगर सिंपल पोल का आपको रेसिड्यू फाइंड करना है तो क्या होगा फॉर्मूला, लिमिट z टेंड्स टू z0 z माइनस z0 इंटू एफ ऑफ z। एंड सेकेंड वन इज एट पोल ऑफ ऑर्डर m, ऑर्डर m। तो क्या होगा, रेसिड्यू, जब मैंने अभी बात किया कि ऑर्डर अगर m हो तो रेसिड्यू z0 इक्वल्स टू 1 अपॉन m माइनस 1 फैक्टोरियल लिमिट z टेंड्स टू z0 d m माइनस 1 अपॉन dz m माइनस 1 ब्रैकेट में z माइनस z0 m इंटू एफ ऑफ z। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका कौन सा फॉर्मूला हुआ, जो पोल में ऑर्डर m हो तब क्या होगा, 1 अपॉन m माइनस 1 फैक्टोरियल लिमिट z टेंड्स टू z0 d m माइनस 1 अपॉन डी z m माइनस 1 ब्रैकेट में z माइनस z0 m इंटू एफ ऑफ z। पहले आपको ये फाइंड करना पड़ेगा, उसका आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा, उसके बाद आपको उसकी लिमिट लगानी पड़ेगी, तभी आपका जब ऑर्डर m हो तब उसका आप रेसिड्यू फाइंड कर सकते हो। एक एग्जांपल लेते हैं, क्या है कि फंक्शन एफ ऑफ z विच इक्वल्स टू 1 अपॉन z माइनस 1 एंड z माइनस 2 रेज़्ड टू द 4 फाइंड रेसिड्यू एट ऑल पोल्स। क्या बोला है कि आपको रेसिड्यू एट ऑल पोल्स, आपके जितने भी पोल्स आप फाइंड करते हो उसके आपको रेसिड्यू फाइंड करने हैं। तो पहले तो मुझे पोल फाइंड करना पड़ेगा राइट। तो z इक्वल्स टू, अगर यहाँ 1 रखूँ तो 0 हो जाएगा, मतलब ये 1 हुआ। एंड z इक्वल्स टू 2 रखूँ तो भी 0 होता है। हमारे 2 पोल्स हुए 1 एंड 2, ये हमारा सिंपल पोल है राइट, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर क्या है, 1 है, इसकी वजह से सिंपल पोल। एंड यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 2 है और उसका ऑर्डर आप देख सकते हो यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑर्डर 4 राइट। तो इसके हमें दोनों आपको रेसिड्यू फाइंड करने हैं। तो पहले 1 का फाइंड करते हैं, ये सिंपल पोल है तो फॉर्मूला क्या होगा, रेसिड्यू z नॉट इक्वल्स टू लिमिट z टेंड्स टू z0, z नॉट आएगा, लिमिट हाँ z माइनस z नॉट इंटू एफ ऑफ z। तो क्या होगा, रेसिड्यू z नॉट मतलब कि 1 विच इक्वल्स टू लिमिट z टेंड्स टू z नॉट मतलब कि 1 z माइनस 1 एफ ऑफ z राइट। तो क्या होगा, एफ ऑफ z की वैल्यू रखो यहाँ पे, z टेंड्स टू 1 z माइनस 1 1 अपॉन z माइनस 1 z माइनस 2 का 4। तो z माइनस 1 z माइनस 1 कट। चलो अब z की वैल्यू यहाँ पे रख दो लिमिट की राइट, लिमिट की वैल्यू 1 है तो क्या होगा 1 माइनस 2 का 4, तो 1 अपॉन माइनस 1 रेज़ टू 4, तो क्या होगा आंसर 1 आया। तो सिंपल पोल रेसिड्यू 1 का आपका आंसर क्या आया, 1 आया। अब हमें क्या फाइंड करना है, अगर ऑर्डर 4 हो और z नॉट 2 है, इस पोल का आपको रेसिड्यू फाइंड करना है राइट। तो क्या होगा, रेसिड्यू 2 विच इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन m की जगह पे 4 होगा राइट, क्योंकि हमारा ऑर्डर क्या है 4 है। तो 4 माइनस 1 फैक्टोरियल लिमिट z टेंड्स टू z नॉट मतलब कि 2 राइट, d 4 माइनस 1 अपॉन डी z 4 माइनस 1 z माइनस z नॉट 2 इंटू 4 इंटू एफ ऑफ z। मैंने क्या किया कि यहाँ पे m की जगह पे क्या रखा, 4 रखा, और z नॉट हमारा क्या है 2 है, बस वही मैंने किया है। तो देखो हो गया। चलो
अब यहाँ पे आपको पहले तो ये सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एफ ऑफ जेड, उसकी वैल्यू रखो तो क्या होगा 4 - 1 फैक्टोरियल लिमिट z टेंस टू 2 डी रेज टू क्यू डी जेड क्यू z -2 का 4 अपॉन z -1 एंड z -2 का 4, राइट। तो ये तो कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा इक्वल्स टू 1/3 फैक्टोरियल, राइट। लिमिट z टेंस टू 2 डी क्यूब अपॉन डी जेड क्यूब 1/z -1, राइट। ये बचा। अब हमें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है। कितनी टाइम्स करना है 3 टाइम्स। तो अगर इसका मैं 1 टाइम डेरिवेटिव करूंगी तो आएगा -1/z -1 का स्क्वायर। ये 1 टाइम करूंगी तो आएगा। अगर 2 टाइम करूंगी तो क्या आएगा -1 - 2/z -1 का क्यूब, राइट। ये 2 टाइम्स करूंगी तो आएगा। फिर अगर 3 टाइम्स करूँ तो क्या आएगा -1 - 2 - 3z -1 का 4, राइट। ये 3 टाइम्स अगर मैं डेरिवेटिव करूंगी तो मेरा आंसर ये आएगा। क्या आया 1/3 फैक्टोरियल मतलब 6 लिमिट z टेंस टू 2 यहाँ पे रख दो, क्या होगा -6/z -1/4, राइट। चलो -6 बाहर आ जाएगा तो क्या होगा, सिर्फ 6 कट हो जाएगा, -1 बचा। लिमिट अब इसके अंदर रखो तो क्या होगा 1/2 - 1 4, राइट। 2 यहाँ पे z की जगह पे रखा, लिमिट रखी मैंने, तो -1/1 टू द 2 - 1 का 4, तो क्या होगा -1 आंसर है। तो हमारा रेसिड्यू 2 का आंसर कितना आया -1 आया स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक टॉपिक है कि रेसिड्यू ऑफ इनफाइनाइट। अगर रेसिड्यू का आपको इनफाइनाइट हो तो उसे आप कैसे फाइंड कर सकते हो। लिमिट z टेंस टू इनफाइनाइट -z f ऑफ z इक्वल्स टू रेसिड्यू इनफाइनाइट। अब हम आज बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रेसिड्यू थ्योरम के बारे में। इसका हमें सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट ही देखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो स्टेटमेंट क्या है, इफ f of z is analytic in a closed curve C। क्या बोला गया है कि f of z एनालिटिक इन अ क्लोज कर्व C में है। f of z एनालिटिक फंक्शन है इन क्लोज कर्व C एक्सेप्ट एट अ फाइनाइट number of singular point with in C। जो हमारा क्लोज कर्व है उसमें से फाइनाइट नंबर्स ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स, कोई ऐसे भी नंबर्स होते हैं जो सिंगुलर पॉइंट्स होते हैं, वहां पे वो एनालिटिक नहीं है, ठीक है। तो देन जो रेसिड्यू थ्योरम वो क्या बोलता है कि क्लोज कर्व इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल्स टू 2πi मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ residues at all the singular point within C। मतलब कि अब उसका मुझे अगर सिंगुलर पॉइंट फाइंड करना है तो रेसिड्यू थ्योरम ये बोलता है कि उसका जो रेसिड्यू है वो क्या होता है 2πi मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ रेसिड्यूज, जो हम एडिशन करते हैं किसका, रेसिड्यूज आपको फाइंड करके उसका सम करना है एट ऑल द सिंगुलर पॉइंट्स, जितने भी सिंगुलर पॉइंट्स है उन सब का, विद इन सी मतलब जो हमारा क्लोज कर्व है उसके अंदर जितने भी पॉइंट्स है उसका आपको क्या करना है, एडिशन करना है। हम रेसिड्यूज सभी का निकाल सकते हैं, जो सर्कल या क्लोज कर्व है उसके बाहर जो भी पॉइंट है उसका, इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स है उसका, और सर्कल के ऊपर जो क्लोज्ड कर्व है उसके ऊपर भी जितने भी पॉइंट्स है उस सबका हम रेसिड्यू फाइंड कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या बोला है यहाँ पे, सम ऑफ रेसिड्यूज एट ऑल द सिंगुलर पॉइंट विद इन सी, मतलब कि जो हमारा क्लोज कर्व है उसके अंदर जितने भी उसका सिर्फ आपको एडिशन करना है। फॉर द एग्जाम्पल ऑफ ये मेरे पास एक क्लोज कर्व है सी, ठीक है।
क्लोज्ड कर्व। अब इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स है Z1, Z2, Z3 अप टू Zn, ठीक है। वो क्या है, एनालिटिक नहीं है, मतलब वो क्या है, ऐसे फंक्शन जिन पर ये एनालिटिक नहीं है, मतलब कि वो सिंगुलर पॉइंट है। तो मुझे उसका रेसिड्यू फाइंड करना है, तो क्या करूंगी, 2πi इंटू मल्टीप्लाई बाय रेसिड्यू इंटू Z1, राइट, सम, प्लस रेसिड्यू इंटू Z2 प्लस अप टू रेसिड्यू इंटू Zn। ये आपका आंसर हो गया। एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको पता चलेगा, ठीक है। चलो, इवेल्युएट, ये एग्जांपल आपका रेसिड्यूस जो थियरम है उसके बेस पर है। फंक्शन z² प्लस 4 ब्रैकेट में z-2 एंड z+3 dz, ठीक है। ये आपको इवेल्युएट करना है। वेर सी, मतलब कि क्लोज्ड कर्व आपको दिया गया है, सर्कल दिया गया है, इज z+1 इक्वल्स टू 2, राइट। तो पहले तो हमें फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी, राइट। तो यहां से हमें फिगर पता चलेगी, तो क्या होगा, z+1 इक्वल्स टू 2, तो इसको मैं z इक्वल्स टू x प्लस IY लिख सकती हूँ, प्लस 1 इक्वल्स टू 2, राइट। देयरफॉर ऐसा हो सकता है x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल्स टू 2। इसको मैं अगर सर्कल के स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करूं तो मुझे सेंटर क्या मिलेगा, -1, यहां से -1 0, एंड रेडियस वो क्या मिलेगी, 2 मिलेगी। क्या मिलेगी, 2, राइट। तो मेरा जो सर्कल होगा वो ऐसा होगा, -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3, ठीक है। सेंटर 1, -1 से रेडियस 2, मतलब ये 1 एंड 2, तो ऐसा सर्कल होगा, राइट। ओके, चलो, ये मैंने फिगर डायग्राम ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, पोल्स फाइंड करना है, कि यहाँ पे भी आपको दिखा है कि यहाँ पे क्या है, सिंगुलर पॉइंट्स, मतलब पोल्स तो फाइंड करने पड़ेंगे ना। तो पोल्स ऑफ क्या होगा, पोल ऑफ z² प्लस 4 अपॉन z-2 इंटू z+3 आर कौन कौन से होंगे, z इक्वल्स टू 2 एंड z इक्वल्स टू -3, राइट। यही होंगे, यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं है, वन ही है, मतलब कि ये दोनों के दोनों क्या है, सिंपल पोल है, राइट। तो अब ये z इक्वल्स टू 2, ये कहाँ है, यहाँ पे है, देखो z इक्वल्स टू 2 एंड z इक्वल्स टू -3 यहाँ पे है, राइट। तो अभी मैंने क्या बोला कि रेसिड्यू थियरम है, वो आपको सिर्फ किसका काउंट करना है, जो सर्कल के अंदर और सर्कल पर हो, कर्व पर, उसके आपको सिर्फ फाइंड करना है, राइट। तो आपको ये तो फाइंड करना ही नहीं है, सिर्फ यही बचा, राइट, क्योंकि ये तो सर्कल के बाहर है ना, ये तो अंदर है ना, तो इसका ही हमें फाइंड करना है। तो लिखूंगी सिंस z इक्वल्स टू 2 इट्स आउट ऑफ सर्कल, है ना, एंड z इक्वल्स टू -3, ये कहाँ है, ऑन द सर्कल। तो क्या होगा, बाय रेसिड्यू थियरम z² प्लस 4 अपॉन z-2 टू z+3 इंटू dz इक्वल्स टू क्या होगा, 2πi इंटू रेसिड्यू ऑफ -3, राइट। चलो, इसका रेसिड्यू फाइंड करना है, तो सिंपल पोल है तो उसका फॉर्मूला क्या है, लिमिट z टेंस टू -3 z+3 ब्रैकेट में z² प्लस 4 अपॉन z-2 एंड z+3, ये तो कट हो जाएगा, तो क्या होगा, 2πi, ये z की वैल्यू यहाँ पे रख दो, क्या होगा, -3 का स्क्वायर प्लस 4 अपॉन -3 -2, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 18, 9 प्लस 4 13, राइट, 13 अपॉन -5, राइट। तो क्या होगा,
26 पाई आई अपॉन 5। इट्स योर आंसर स्टूडेंट्स। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें सर्कल दिया है वो हमने फाइंड किया, उसका रफ डायग्राम ड्रॉ किया कि उसका सेंटर क्या है, रेडियस क्या है, ठीक है। फिर मैंने उसका रफ डायग्राम ड्रॉ किया, उसके बाद मैंने पोल्स फाइंड की है, पोल्स को यहाँ पे पुट डाउन किया, जो हमारा सर्कल है वहां पे, क्या कि जो भी हमारे पोल्स है वो पोल सर्कल के अंदर है कि बाहर है, राइट। जो जितने भी जो पोल अंदर हो उसका आपको रेसिड्यू थ्योरम से उसका ई वैल्यू मतलब उसका आपको वैल्यू फाइंड करनी है, और जो पोल्स के बाहर है उसको तो हमें गिनना ही नहीं है, राइट। फिर क्या किया, बाय रेसिड्यू थ्योरम एंड सिंप्लीफिकेशन कर दिया। ओके, चलो अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं एप्लीकेशन इन रियल इंटीग्रल्स, ठीक है। उसमें एक एग्जांपल लेती हूँ कि शो दैट 0 to 2 pi d थीटा अपॉन 5 + 3 sin थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2। आपको ये शो करना है बाय रेसिड्यू थियोरम, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कोई भी z वाला फंक्शन नहीं है, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको जो हमारा ये फंक्शन है ये वाला, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इन z में, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे वो आज हम देखते हैं। क्या होगा, लेट e रेस टू आई जेड इक्वल्स टू z। क्या मैंने लिया, e रेस टू आई थीटा इक्वल्स टू z। तो इसका क्या होगा, e रेस टू आई थीटा इंटू आई डी थीटा इक्वल्स टू डी जेड। मैंने डेरिवेशन कर दिया, ठीक है। क्या किया, e रेस टू आई थीटा इंटू आई डी थीटा इक्वल्स टू डी जेड विच इक्वल्स टू z। अब e रेस टू आई थीटा मतलब z आई डी थीटा इक्वल्स टू डी जेड, राइट। तो डी थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, डी जेड अपॉन जेड आई। तो हम डी जेड की जगह पे क्या लिख सकते हैं, डी जेड अपॉन जेड आई लिख सकते हैं। चलो, मतलब कि डी थीटा का तो हमने कन्वर्जन कर दिया जेड में। अब किसकी बारी, साइन थीटा की बारी। तो लिखेंगे एंड ये हमें पता है कि साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, ई रेस टू आई थीटा माइनस ई रेस टू माइनस आई थीटा अपॉन 2i। ओके, तो क्या लिख सकते हैं हम, ई रेस टू आई थीटा इक्वल्स टू जेड माइनस जेड माइनस 1 अपॉन 2i, राइट। तो क्या होगा, z माइनस 1 अपॉन जेड लिख सकते हैं अपॉन 2i। क्या होगा, z स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2i z, ठीक है। e रेस टू आई थीटा इक्वल टू z हम लिखते हैं तो क्या होता है, ठीक है, कि e रेस टू आई थीटा अगर हम z लिखते हैं तो ये अगर e रेस टू आई थीटा वो 0 से 2 पाई तक मूव करे तो हमें ये क्या देता है, हमें ये देता है e रेस टू आई z कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा देता है। अगर e रेस टू आई थीटा वो हम 0 से 2 पाई तक ऐसे मूव करे तो ये हमें कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा देता है। तो x प्लस आई वाई होगा, तो x इक्वल्स टू क्या होगा, कॉस थीटा एंड y इक्वल्स टू क्या होगा, साइन थीटा होगा। इसे हम बोलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हमें सर्कल मिल गया, राइट। तो ई रेस टू आई थीटा इक्वल्स टू जेड ये सर्कल को डिनोट करता है, जिसमें सेंटर क्या होगा, 0 0 होगा एंड रेडियस क्या होगी, 1 होगी। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब इसका हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, डायग्राम ड्रॉ करते हैं। क्या होगा, सेंटर तो 0 0 है और रेडियस 1 मतलब 1 2 एंड 3 -1 -2 1 एंड 1। ओके, तो सर्कल ऐसा होगा, यहाँ पे -1 1 0 0 1 -1 0 एंड 0 -1, राइट। तो नाउ अब हम क्या करेंगे, ये तो मैंने सर्कल सिर्फ ड्रॉ किया है,
कि ई रेस टू आई थीटा इक्वल्स टू जेड वो सेंटर क्या सर्कल को डिनोट करता है, जिसमें सेंटर क्या होगा 0 0 होगा एंड रेडियस क्या होगी 1 होगी। ओके चलो नाउ आई इक्वल्स टू 0 टू 2 पाई डी थीटा अपॉन 5 प्लस 3 साइन थीटा। चलो अब ये हमें पता है 0 टू 2 पाई, मैंने क्या बोला 0 टू 2 पाई, ये किसको डिनोट करता है सर्कल को, तो सी डी थीटा मतलब डी जेड अपॉन आई जेड, राइट, डी जेड अपॉन आई जेड अपॉन 5 प्लस 3 साइन की वैल्यू आ रही ये रही जेड स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 आई जेड, राइट। चलो अब इसका सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा करें तो क्या होगा ई सी डी जेड अपॉन आई जेड 5 टू 10 आई जेड प्लस 3 जेड स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 2 आई जेड, राइट, 2 आई जेड। ओके चलो ये आई जेड तो कट हो गया और ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा, तो होगा सी 2 डी जेड अपॉन 3 जेड स्क्वायर प्लस 10 आई जेड माइनस 3, राइट, 2 कॉन्स्टेंट तो बाहर निकाल देते हैं, सी डी जेड अपॉन 3 जेड स्क्वायर प्लस 10 आई जेड माइनस 3। अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स फाइंड कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे क्या फॉर्म पोल्स फाइंड करना है, राइट। तो पोल्स मतलब हमें पता है 2 ब्रैकेट्स होते हैं और उसका हम पोल्स फाइंड करते हैं, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, मतलब इसके मुझे फैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे। तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे 3 3 9 मतलब 3 जेड स्क्वायर प्लस 9 आई जेड प्लस आई जेड माइनस 3। अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे क्या कॉमन है 3 कॉमन है, 3 जेड कॉमन है, राइट, तो जेड प्लस 3 आई होगा, राइट, और यहाँ से मैं क्या कॉमन निकालू प्लस आई कॉमन निकालू तो क्या होगा जेड प्लस 3 आई आ जाएगा। कैसे आया कि अगर सपोज यहाँ पे मैं आई स्क्वायर लगा दूं, ठीक है, तो क्या होगा आई कॉमन निकल जाएगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, -1 इसकी वैल्यू होती है तो वो क्या होगी प्लस हो जाएगा, राइट, ऐसे। तो क्या होगा सी डी जेड अपॉन जेड प्लस 3 आई एंड दूसरे ब्रैकेट में 3 जेड प्लस आई। चलो ये ब्रैकेट तो मुझे मिल गए। अब पोल्स तो फाइंड करना आपको आता ही है, पोल्स ऑफ 1 अपॉन जेड प्लस 3 आई एंड 3 जेड प्लस आई इक्वल्स टू जेड इक्वल्स टू क्या मिलेगा -3 आई, राइट, एंड जेड इक्वल्स टू यहाँ पे क्या मिलेगा -i/3, राइट। ये दोनों पोल्स पे और ये दोनों के दोनों कौन से पोल्स है सिंपल पोल्स है, राइट। लेकिन अब मुझे रेसिड्यू थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करना है तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा ये कि ये दोनों पोल्स है वो हमारे सर्कल के अंदर है कि बाहर है। तो फर्स्ट हमें मिला z इक्वल्स टू -3i, तो वो कहाँ पे होगा -3i मतलब -2 एंड -3 यहाँ पे होगा, राइट, -3 z इक्वल्स टू -3। तो ये तो सर्कल के बाहर है ना, लेकिन हमारा z इक्वल्स टू -i/3 यहाँ पे आएगा i/3, राइट, वो सर्कल के अंदर आएगा। तो हमें पता है कि जो हमारा रेसिड्यू थ्योरम है सर्कल पे या फिर सर्कल के अंदर ही आपको थ्योरम अप्लाई करना है। तो कौन से पॉइंट पर i/3 पर हम इसको लगाएंगे, राइट, तो लिखेंगे सिंस z इक्वल्स टू -3i इट्स आउट ऑफ सर्कल, राइट, एंड z इक्वल्स टू -i/3 इट्स लाइस इन साइड ऑफ सर्कल, राइट। तो बाय रेसिड्यू थ्योरम क्या होगा i इक्वल्स टू 2 डी जेड अपॉन जेड प्लस 3i इंटू 3 जेड प्लस आई, तो क्या होगा 2 इंटू 2 पाई आई, राइट। रेसिड्यू थ्योरम वही बोलता है ना, रेसिड्यू इंटू -i/3, इसका आपको रेसिड्यू फाइंड करना है। तो क्या होगा 4 पाई आई लिमिट सिंपल पोल है तो क्या होगा z टेंस टू -i/3 z प्लस i/3 इंटू एफ ऑफ जेड। चलो एफ ऑफ जेड की वैल्यू रख दो 2 पाई आई लिमिट z टेंस टू -i/3 z प्लस i/3 1 अपॉन क्या होगा z प्लस 3i इंटू 3z प्लस आई,
राइट। तो क्या होगा 4πi लिमिट z टेंस टू -i/3, इसका क्या होगा 3z प्लस i हो जाएगा, एलसीएम लिया, अपॉन z प्लस 3i एंड 3z प्लस i। तो यहाँ से 3z प्लस i कट हो जाएगा, राइट। तो बचा क्या, अब आपको क्या करना है, लिमिट जो हमारी z है -i/3 वो मैं यहाँ पे रख देती हूँ। क्या होगा 4πi मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन -i/3 प्लस 3i। चलो अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो क्या होगा इक्वल्स टू 4πi मल्टीप्लाई बाय 1/3 1 अपॉन देखो -i प्लस 9i, राइट, -i प्लस 9i, और जो नीचे 3 था वो हम ऊपर लेकर जाएंगे, राइट। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में चला जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो 3 कट, तो क्या बचा 4πi अपॉन -i प्लस 9i 8i, राइट। तो i कट 4 2 जा 8, क्या मिला आंसर π/2। यही तो आंसर है स्टूडेंट्स जो हमें प्रूफ करना था, राइट। कि देखो यार ये रहा, शो दैट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2π d थीटा अपॉन 5 + 3 sin थीटा इक्वल्स टू π/2। ये आंसर आ गया। ओके, आई होप के स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।